के बीच चर्चा में टाटा और बिरला का नाम सुना। उस वक्त इन नामों की मिसाल दी जाती थी। अगर किसी पर ताना भी मारना होता था तब भी ये नामों का इस्तेमाल होता था कि बड़े टाटा बिरला के खानदान से हो। अपने दोस्त से बोला कि एक दिन मेरा भी नाम ऐसे ही लिया जाएगा। ये बात सुनकर उसके दोस्त हंसने लगे, पर उन्हें क्या पता कि पूरे भारत में इस नाम की गूंज सुनाई देने वाली है। इस सफर की शुरुआत होती है भारत की आजादी से 15 साल पहले यानी 1932 में। यह वही साल था जब गुजरात के चोरवाड़ में 28 दिसंबर की भरी सर्दियों के बीच उगते सूरज के साथ एक स्कूल मास्टर के घर में उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ। पंडित ने उस बच्चे का नाम रखा धीरज लाल, क्योंकि उनको लगा ये बच्चा बहुत पेशेंस वाला होगा, पर वो तो अपने साथ साथ भारत की भी किस्मत बदलने वाला था। उन्हीं दिनों ब्रिटिश रूल के अंदर लोगों के ऊपर अलग अलग तरह के कर यानी टैक्स लगे होते थे। इसी के चलते ज्यादातर लोग फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं थे। सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग थे जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाते थे। ज्यादा कर होने की वजह से धीरज लाल के पिताजी, जो कि एक स्कूल टीचर थे, उनकी भी कोई ज्यादा अच्छी कमाई नहीं थी। इसी वजह से घर की आर्थिक स्थिति ढीली रहती थी। फिर भी जैसे तैसे करके उन्होंने धीरज को पढ़ाया और 6th क्लास के बाद उनको आगे पढ़ने के लिए अपने नाना के यहाँ भेज दिया। वो पढ़ने में होशियार था और पढ़ के अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था। पर कहते हैं जिंदगी आपको महान बनाने से पहले आपका इम्तिहान लेती है। ठीक वैसा ही हुआ। जब धीरज 10th क्लास में आया तब एक दिन उसके पिताजी ने उसे घर वापस आने का संदेश भेजा। वो घर पहुंचा तो उसको पता लगा कि उनके पिताजी की तबीयत खराब है। फिर एक रात धीरज को उनके पिताजी ने बुलाया और कहा कि मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, मैं काम करने में असमर्थ हूँ, चाहता हूँ कि तू पढ़ाई छोड़कर अपने बड़े भाई रामनिक लाल के साथ नौकरी कर ले। उसने एडन में तेरी नौकरी की बात कर ली है। घर के हालात देख वो अपने पिताजी की इस आज्ञा का पालन करता है और अगले ही दिन एडन जाने के लिए अपना पासपोर्ट बनवाने चला जाता है। साल 1948, महज 16 साल की उम्र में धीरज ने एडन में कदम रखा एंड नो वन नोज कि वो यहाँ से अपनी किस्मत खुद लिखने वाला है। एडन, जो आज येमन के नाम से जाना जाता है, उन दिनों लंदन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट था। यहाँ से सामान दुनिया भर की जगहों से लाया और भेजा जाता था। वहाँ उसे एबेस नाम की कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिली। यह कंपनी बहुत बड़े लेवल पर बुकिंग से लेके माल पहुँचाने तक की जिम्मेदारी लेती थी। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया की बहुत सारी कंपनियों के लिए कमर्शियल एजेंट का काम करती थी और हर तरह का सामान जैसे चीनी, गेहूं, कपड़े, मसाले को यहाँ से वहाँ पहुँचाती थी। धीरज को सिर्फ ऑफिस के काम के लिए रखा गया था। वो बस फाइल्स और डॉक्यूमेंट संभालता था। क्लर्क को पोर्ट पर नहीं भेजा जाता था, पर धीरज सिर्फ क्लर्क बन के सेटिस्फाई नहीं था। उसके अंदर कुछ बड़ा करने की आग थी। उसको पता था क्लर्क रह के वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता, इसलिए अपने काम में जी जान लगा दी और 2 साल के अंदर उसका काम देखते हुए कंपनी ने उसे मैनेजर बना दिया। अब उसके पास पोर्ट पर जाने की परमिशन थी। वहाँ उसे अलग अलग देश के लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। वो जानकारी लेने के लिए दूसरे देश से जहाज पर आए मजदूरों से लेके जहाज के कैप्टन तक सबसे बात कर लेता था। उसके अंदर ये अलग ही टैलेंट था। वो सामने वाले को बहुत जल्दी अपनी बातों से अपना बना लिया करता था। ऐसा करने से उसे उस देश में क्या चल रहा है, वहाँ की परिस्थिति कैसी है, इसका पता लगता रहता था। तब उसे महज 300 रुपए महीना मिला करते थे। फिर भी वो 25 पैसे की चाय छोड़कर महंगे होटल की 2 रुपए की चाय पिया करता था, क्योंकि वो वहाँ चाय पीने नहीं, वहाँ आए बिजनेसमैन की बात सुनने जाया करता था। फिर उसको कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में पता लगा। इसमें आने वाले सामान का रेट पहले ही लगा लिया जाता था, फिर उसे ज्यादा रेट पर किसी और देश में बेच दिया जाता था। यह सीखने के लिए उसने वहाँ पर एक गुजराती ट्रेडिंग फर्म में फ्री में काम किया। उसका दिनचर्या बन गया था। पहले वो कंपनी में काम करता, फिर ट्रेडिंग सीखने जाता। वहाँ उसने सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि बैंक और लोन कंपनी से भी मोल भाव करना सीखा। जब उसे अपने ऊपर विश्वास हो गया कि वो चीजों को समझ चुका है, तो उसने पैसा लगाना शुरू किया। वो अपने कलीग से इस शर्त पर पैसे लेके इन्वेस्ट करता था कि अगर लॉस हुआ तो उसका और प्रॉफिट हुआ तो तुम्हारा। ये
ये सुन के सबने उस पर दाव खेला और वो जब भी इन्वेस्ट करता तो प्रॉफिट ही होता। वहाँ लोगों को लगा कि उसके पास कोई जादू है, पर वो जादू नहीं, उसकी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस थी उस इंफॉर्मेशन की जो वो अलग अलग देशों से आए आदमियों से कलेक्ट करता था। उसका काम वहाँ अच्छा चलने लगा। एक दिन उसने अपने दोस्तों के बीच चर्चा में टाटा और बिरला का नाम सुना। उस वक्त इन नामों की मिसाल दी जाती थी। अगर किसी पर ताना भी मारना होता था तब भी ये नामों का इस्तेमाल होता था कि बड़े टाटा बिरला के खानदान से हो। उसी दिन चर्चा के बीच में अपने दोस्त से बोला कि एक दिन मेरा भी नाम ऐसे ही लिया जाएगा, धीरज लाल हीराचंद अंबानी। ये बात सुनकर उसके दोस्त हंसने लगे, पर उन्हें क्या पता कि पूरे भारत में इस नाम की गूंज सुनाई देने वाली है। साल 1955 में वो फिर भारत लौटे और उनकी शादी कोकिलाबेन से हुई। शादी करके वो वापस एडन आ गए। ये वो टाइम था जब एडन में ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन होने शुरू हुए थे। एक किस्सा इनका और है जिससे इनका दिमाग कितना तेज है इसका पता लगता है। उस वक्त एडन में जो कॉइन चलते थे उनमें सिल्वर मिला होता था और उन्हें पता लगा कि सिक्के से ज्यादा तो उसके अंदर की चांदी की कीमत है, तो उन्होंने सिक्के पिघला के चांदी निकालना शुरू कर दिया। फिर उस चांदी को लंदन की कंपनियों को बेच दिया। इससे पहले वहाँ की सरकार इस चीज पर रोक लगाती तब तक वो काफी मुनाफा कर चुके थे। फिर साल 1957 में उनके यहाँ लड़का हुआ जिसका नाम उन्होंने मुकेश रखा। धीरे धीरे ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन बढ़ते गए और साल 1958 में एडन के लोगों ने ब्रिटिशर्स को बाहर कर दिया, पर इसी के साथ वहां भारत के मूल निवासियों को भी रहने में दिक्कत आने लगी। तब उनको कहा गया कि अगर वो चाहते हैं तो ब्रिटेन में आके रह सकते हैं, पर धीरज लाल अंबानी ने अपना मन भारत में वापस आने का बना लिया। उनके दोस्तों ने उन्हें समझाया कि ब्रिटेन में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, वहाँ सेटल होना अच्छा रहेगा, पर उन्होंने सोच लिया जो भी करना है देश में रह के उसके लिए करना है। अगर वो उस वक्त वापस लौटने का डिसीजन ना लेते तो आज भारत में 21 लाख करोड़ की कंपनी कभी खड़ी ही नहीं हो पाती और वो उसी साल भारत वापस आए। 25 साल की उम्र में वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भारत लौट आए। भारत को आजादी मिले महज 11 साल हुए थे और उस समय भारत की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, पर आजादी के साथ बहुत सारे अवसर भी आए थे। नए नए बिजनेस खुल रहे थे, लोगों पर अब कोई पाबंदियां नहीं थी। धीरज लाल को भी रास्ता दिखा कि वो भी बिजनेस कर सकते हैं। उनको एडन में रहकर ये पता लग गया था कि बाहर किस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा है, तो उनके पास आइडिया तो था, पर फिलहाल बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की कमी थी। तो उन्होंने अपने कजन चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। इसके लिए उन्होंने मुंबई में अपना पहला ऑफिस रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन खोला। ये मात्र 300 स्क्वायर फीट की जगह में था। बस अपने अलावा 2 लोगों को काम पे रखा। वो भारत से मसालों को बाहर भिजवाया करते थे और बाहर से पॉलिस्टर यार्न भारत में मंगवाते थे। धीरे धीरे ये काम अच्छा चलने लगा। उसका ये आइडिया इतना काम कर गया कि वो उस समय एक कार खरीद कर एक दिन अचानक अपने घर ले आए। एक मिडिल क्लास कॉलोनी में उस समय कार का आना एक बहुत बड़ी बात थी और पूरी कॉलोनी में ये एक चर्चा का विषय बन गया। काम करते करते उन्हें ये रियलाइज हुआ कि भारत में सिंथेटिक फ्यूल की डिमांड बहुत है और उन्हें इस फील्ड में एक अवसर चमका कि जो चीज बाहर से इंपोर्ट करके मार्केट में बेच रहे हैं वो उस चीज का खुद ही क्यों ना यूज करके अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचे। दरअसल उन दिनों सिंथेटिक फाइबर जैसे पॉलिस्टर बाहर से इंपोर्ट होता था और कपड़े बनाने के लिए कॉटन के साथ साथ पॉलिस्टर फाइबर भी काम में आता। उन्होंने सोचा क्यों ना खुद का टेक्सटाइल मिल शुरू किया जाए और खुद के कपड़े मार्केट में उतारे जाए। ये आइडिया उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर चंपकलाल को दिया, तो उन्होंने ये बोल दिया कि काम तो अच्छा चल रहा है, क्यों किसी और बिजनेस में घुसना, मैं तो यही सही हूँ। पर धीरज लाल ने अपना मन बना लिया था। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा के अहमदाबाद के निरौदा में साल 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल मिल खोला। अपने कपड़ों का प्रोडक्शन शुरू किया। पर कहते हैं जीवन में कठिनाइयाँ हर मोड़ पर आती हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसका सामना कैसे करते हैं। अपना सारा पैसा लगाने के बाद जब उन्होंने अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारना चाहा तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उनको लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनका कहना था कि धीरज लाल अंबानी अपने प्रोडक्ट सस्ते में क्यों दे रहे हैं, इससे दूसरे व्यापारियों का नुकसान होगा और प्रोडक्ट का रेट गिर जाएगा, इसलिए हम इसे नहीं बेचेंगे। पर धीरज लाल का मानना था कि अगर उसे मार्केट में अपना नाम बनाना है तो जो सब लोग कर रहे हैं उससे अलग हटके करना पड़ेगा। उन्होंने अपना सामान गाड़ी में डाला और खुद सीधा
सीधा दुकान पर उसे बेचने चले गए। वो दुकान पर जाते और कहते कि मेरा नाम धीरज लाल अंबानी है, मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, आप हमारा प्रोडक्ट अपनी दुकान में रखिए और जब ये बिक जाए तब मुझे आप इसके पैसे देना, और नहीं बिकता तो मैं अपना माल वापस ले जाऊंगा। दुकानदारों ने पहली बार देखा कि कोई व्यक्ति खुद गाड़ी से उतरकर अपना सामान बेचने आया है, वो भी पैसे पहले नहीं ले रहा, और उन्होंने उनका माल अपनी दुकान पर रख लिया। कपड़ों की क्वालिटी और लो रेट की वजह से माल बिकना शुरू हो गया और देखते ही देखते एक टाइम ऐसा आया जब दुकान में सिर्फ उन्हीं का माल सबसे ज्यादा बिकने लगा। अगर उनकी जगह कोई और इंसान होता जो 1970 के अंदर 60 करोड़ रुपए सालाना कमा रहा है तो यहीं रुक जाता, पर उनके अंदर कमाल की सोच थी। वो यही नहीं रुके, उन्होंने अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने की सोची और उसके लिए बैंकों के पास गए, पर उन्हें वहां से कोई मदद नहीं मिली। तब 1977 के अंदर उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पब्लिक कर दिया, पर पब्लिक से पैसा उठाना इतना आसान नहीं था। आखिर कोई नई कंपनी में कैसे विश्वास करता। तब धीरज लाल ने अपना एडन वाला फॉर्मूला आजमाया। उन्होंने कहा कि अगर प्रॉफिट हुआ तो आपका और नुकसान हुआ तो मेरा। ऐसा कुछ लोगों ने पहली बार सुना था कि प्रॉफिट हुआ तो भी पैसा मिलेगा और नुकसान में पैसा डूबेगा भी नहीं। ये तो बहुत अच्छा है, और इसके साथ वो 58,000 इन्वेस्टर को अपनी कंपनी में ला पाए। अब उनके पास कैपिटल आ चुकी थी तो उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू किया। एक ऐसा टाइम आया जब उन्होंने अपना क्लोथिंग ब्रांड विमल के नाम से लॉन्च किया। उस टाइम कस्टमर अगर शॉप पे जाते तो बोलते थे कि हमें बस विमल दिखाइए। धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई तो रिलायंस ने अपने खुद के कपड़ों के स्टोर्स खोलना शुरू कर दिया और ब्रांड भी ओनली विमल के नाम से जाना जाने लगा। रिलायंस इंडस्ट्री बढ़ती जा रही थी, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी एक बड़े साम्राज्य की। उन्होंने लोगों पर इस तरह विश्वास बनाया कि हर जुबान पर रिलायंस इंडस्ट्री का नाम आने लगा और लोगों ने धीरज लाल हीराचंद अंबानी को धीरू भाई अंबानी के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी लोगों के दिए नाम को अपना लिया। उस टाइम में रिलायंस एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो कि हर साल अपने निवेशकों के लिए प्रोग्राम रखती थी। वो निवेशकों को अगर 1 रुपए प्रॉफिट का वादा करते तो 1 की जगह 2 रुपए का प्रॉफिट करके देते थे। ये एक क्वालिटी थी जिससे धीरू भाई ने लोगों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। फिर साल आया 1980, जब इंदिरा गांधी दोबारा देश की प्राइम मिनिस्टर बनी तो धीरू भाई अंबानी ने उनकी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखी। उसी साल गवर्नमेंट ने पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न का प्रोडक्शन प्राइवेट कर दिया और रिलायंस ऐसी कंपनी थी जिसे प्रोडक्शन लाइसेंस सबसे पहले मिला। अब उन्हें पॉलिस्टर को बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। लाइसेंस मिलते ही धीरू भाई ने रायगढ़ के पाताल गंगा में पॉलिस्टर प्लांट लगाना शुरू किया और एक बार फिर यहाँ हिस्ट्री रिपीट हुई थी। अपनी ही तरह उन्होंने भी अपने बड़े बेटे मुकेश अंबानी की पढ़ाई छुड़वाकर अपने साथ बिजनेस संभालने में लगाया। उस वक्त वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA कर रहे थे। काम का बोझ और पिता की मदद के लिए उन्होंने भी पिता की बात मानी। महज 14 महीने के अंदर 10,000 टन की कैपेसिटी वाला पॉलिस्टर यार्न प्लांट खड़ा कर दिया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और अपनी कंट्री का सबसे लार्जेस्ट प्लांट बना। अब उनके पास पॉलिस्टर की सप्लाई की भी कोई कमी नहीं थी और एक टाइम ऐसा भी आया जब वो उसी कंपनी को पॉलिस्टर एक्सपोर्ट करने लगे जिससे वो पहले इंपोर्ट करते थे। और जल्दी ही रिलायंस एक ऐसी कंपनी बनी जिसने 600 करोड़ टैक्स एक साल के अंदर जमा किया। रिलायंस एक के बाद एक सक्सेस हासिल कर रही थी। वो देश की 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी बनी सेल्स और असेट्स के मामले में, जो कि टाटा से एकदम पीछे थी। और कमाल की बात तो ये थी कि रिलायंस इंडस्ट्री को सिर्फ 18 साल हुए थे और वहीं टाटा कंपनी कई दशक पुरानी थी। बढ़ते बिजनेस के साथ धीरू भाई और भी फील्ड में उतरने की सोचने लगे, जैसे पेट्रोकेमिकल, एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक, और उन्होंने इस तरफ अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर साल आया 1986। यह साल बड़ा ही दुखद रहा अंबानी की जिंदगी में। इस साल उन्हें पैरालिसिस अटैक आया और उनका राइट हैंड पैरालाइज
पैरालाइज हो गया, पर ये तकलीफ भी उनके लक्ष्य को हिला ना सकी। वो निरंतर उसकी ओर बढ़ते रहे और अपने बेटों के साथ मिलके उन्होंने रिलायंस को 65,000 करोड़ की कंपनी बना दिया और 6 जुलाई 2002 को वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये थी एक स्कूल टीचर के बेटे की कहानी, उसके जज्बे की कहानी, एक विजनरी की कहानी। उनके बाद उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को ये कंपनी सौंपी गई और आज एक भाई कर्जे में डूबा हुआ है और एक भाई ने इसे 21 लाख करोड़ की कंपनी में बदल दिया। आखिर क्या हुआ धीरू भाई अंबानी के जाने के बाद? अगर आप इसके ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।